गुजरात कांग्रेस के नए अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल की पदयात्रा में दिखे बसराम सागठिया को आम आदमी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 18 जून को सागठिया गोहिल की पदयात्रा में पहुंचे थे। इसके वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हुए थे। पार्टी ने इस पर सख्त कार्यवाही की। क्या है पूरा मामला? क्या बसराम सागठिया ज्वाइन करेंगे कांग्रेस? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल की पदयात्रा में दिखे वशराम सागठिया पर आपने कड़ा रुख अपनाया है। आम आदमी पार्टी ने वशराम सागठिया को पार्टी से निकाल दिया। गुजरात में पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री मनोज सोरठिया के अनुसार सागठिया को पार्टी की तमाम जिम्मेदारी और प्राथमिक सदस्यता से मुक्त कर दिया है। सोशल मीडिया ना माध्यम थी आज मने जाणवा मळ्या मुजब आम आदमी पार्टीए मने सस्पेन्ड कर्यो छे, परंतु હું આપને જાણ કરું છું કે મેં તારીખ 18/6/2023 સાંજે 7:53 ઈસુદાનભાઈ ગઢવીને તેમના વોટ્સએપ ઉપર મારું રાજીનામું મોકલી દીધેલ છે, જે તેમને 7:58 જોઈ લીધેલ છે। 18 जून को जब कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने साबरमती आश्रम से पार्टी कार्यालय तक पदयात्रा की थी, तब सागठिया की मौजूदगी का वीडियो सामने आया था। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो गया था। तो वही वशराम सागठिया की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने 18 को ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉयज रहे इंद्रनील राजगुरु चुनाव से पहले ही आप छोड़कर कांग्रेस में लौट आए थे। अब जब आम आदमी पार्टी ने वशराम सागठिया को खुद ही पद मुक्त कर दिया है, तो ऐसे में उनके कांग्रेस में वापस लौटने की अटकलें तेज हो गई है। गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसी ऐलान के बाद एक विवाद छिड़ गया है। गीता प्रेस पर जारी विवाद के बीच अमित शाह का एक बयान आया है। क्या कुछ कहा अमित शाह ने? देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। गोरखपुर स्थित प्रसिद्ध गीता प्रेस को साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस में वाकयुद्ध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस फैसले की आलोचना की है। इस मामले पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने सोमवार को कहा, भारत की गौरवशाली प्राचीन सनातन संस्कृति और आधार ग्रंथों को अगर आज सुलभता से पढ़ा जा सकता है, तो इसमें गीता प्रेस का अतुलनीय योगदान है। शाह ने आगे कहा, 100 वर्षों से ज्यादा समय से गीता प्रेस रामचरितमानस से लेकर श्रीमद् भगवद गीता जैसे कई पवित्र ग्रंथों को निस्वार्थ भाव से जन जन तक पहुंचाने का अद्भुत कार्य कर रही है। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 मिलना उनकी ओर से किए जा रहे इन भगीरथ कार्यों का सम्मान है। गीता प्रेस को यह पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में गीता प्रेस की बड़ी भूमिका रही है। गीता प्रेस की शुरुआत साल 1923 में हुई थी और ये दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की है। इनमें भगवद गीता की 16.21 करोड़ प्रतियां शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूएस की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के न्योते पर अमेरिका गए हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वो अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से भी मोदी मिलेंगे। क्या भारत में बनेगी टेस्ला? क्या है प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम? देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा 21 जून से शुरू होकर 24 जून को खत्म होगा। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की मस्क से मुलाकात उस चर्चा के बीच होगी जिसमें कहा जा रहा है कि टेस्ला भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान करीब 24 लोगों से मुलाकात करेंगे। हालांकि बैठक का एजेंडा क्या होगा, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। एलन मस्क भारत में अपनी टेस्ला कार को लाने के संकेत दे चुके हैं, लेकिन इसको लेकर स्थितियां अभी तक अनुकूल नहीं बन पाई है। पिछले साल भारत ने कथित तौर पर कारों पर लगने वाले इंपोर्ट टैक्स को कम करने के टेस्ला के अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया था।
भारत चाहता है कि टेस्ला स्थानीय स्तर पर वाहनों का निर्माण करे, लेकिन टेस्ला पहले कार इंपोर्ट करके भारतीय मार्केट में अपनी टेस्टिंग करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर गए हैं। पीएम मोदी अमेरिकी दौरे 21 जून से शुरू होकर 24 जून को खत्म होने वाला है। पीएम मोदी इस दौरे में भारत अमेरिका के बीच भारत को सुपर पावर बनाने वाली अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की टॉप कंपनियों के कौन से बिजनेसमैन लीडर से मिलेंगे, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर गए हैं। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा 21 जून से शुरू होकर 24 जून को खत्म होगा। पीएम मोदी के इस दौरे में भारत अमेरिका के बीच भारत को सुपर पावर बनाने वाली अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की टॉप कंपनियों के बिजनेस लीडर से मिलेंगे, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर और शख्स और टेस्ला के CEO एलन मस्क शामिल हैं। एलन मस्क उन 24 लोगों में शामिल है जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी से मिलने वाले लोगों में इकोनॉमिक्स, आर्टिस्ट और वैज्ञानिक जैसी हस्तियां शामिल हैं। एलन मस्क के अलावा पीएम मोदी जिन बड़े लोगों से मिलेंगे उनमें खगोल वैज्ञानिक नील डीग्रासे टायसन और ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी गायक फालू फाल्गुनी शाह शामिल है। पीएम मोदी अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल रोमर से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक रे डालियो से भी मिलेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी भारतीय अमेरिकी व्यवसायी और ग्रैमी नॉमिनेटेड कलाकार चंद्रिका टंडन से भी मुलाकात करेंगे। चंद्रिका टंडन कैपिटल एसोसिएट्स की चेयरपर्सन है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत ने चीन के दुश्मन देश वियतनाम को अपना एक युद्धपोत गिफ्ट किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के रक्षा मंत्री फान वांग गियांग से मुलाकात के दौरान यह घोषणा की है। आइए जानते हैं कि जिस युद्धपोत को रक्षा मंत्री ने वियतनाम को दिया है उसकी ताकत क्या है, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को नई दिल्ली में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्री ने स्वदेशी निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में देने की भी घोषणा की। INS कृपाण वियतनाम पीपुल्स नेवी की क्षमताओं को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। तो आइए जानते हैं INS कृपाण की उपलब्धि के बारे में। INS कृपाण 12 जनवरी 1991 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई थी। अब भी काम कर रही है। यह खुखरी क्लास कॉर्वेट युद्धपोत है। 1350 टन का डिप्लेसमेंट है। इसकी लंबाई 91.1 मीटर और बीम 10.5 मीटर का है। यह अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्र में चल सकती है। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसे चलाया जाए तो इसकी रेंज 74,000 किलोमीटर होती है। यानी दुश्मन पर हमला करना इसे बेहद आसान है। इनमें 3 तरह के युद्धपोत है। पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। भारतीय नौसेना के लिए ऐसे 16 युद्धपोत बन रहे हैं। दूसरा है नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स। ऐसे 6 जंगी जहाज बनने की योजना है। तीसरा है नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट। यह 35,000 टन डिप्लेसमेंट वाले जंगी जहाज होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को 2,000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि बैंकों के पास कंपनियों के कर्ज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़े मौके होंगे। 2,000 रुपए के नोट वापस लेने के क्या क्या है फायदे, देखते हैं फाइनेंस रिपोर्ट अंदर की बात में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले महीने 2,000 रुपए के नोट को वापस मंगाने का ऐलान किया था। SBI बैंक की स्टडी के अनुसार सर्कुलेशन से 2,000 रुपए के नोट को वापस लेना देश के बैंकिंग सिस्टम के लिए फायदेमंद साबित होगा। बता दें कि रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2,000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में 2,000 रुपए के 1.5 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस आ गए हैं। इसके चलते बैंक डिपॉजिट और लोन के रीपेमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। SBI बैंक ने अपनी स्टडी में कहा है कि विदेशी मार्केट में अनिश्चितता को देखते हुए
देश में बैंकों के पास कंपनियों के कर्ज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़े मौके होंगे। SBI ने अपनी स्टडी में इस बात पर फोकस किया है कि कैसे 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के फैसले से देश के बैंकिंग सिस्टम को फायदा होगा। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि 2000 रुपए के नोट की वजह से खपत में अचानक आई तेजी से इस साल देश की GDP को भी फायदा हो सकता है। 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने से नकदी पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। की सकीना पर छाए मुसीबत के बादल। चेक बाउंस के मामले में अमीषा पटेल ने पहली बार तोड़ी अपनी चुप्पी। चेक बाउंस केस मामले में क्या कहा अमीषा पटेल ने, देखते बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। अमीषा पटेल उर्फ सकीना इन दिनों अपनी फिल्म द गदर 2 के बाद अब चेक बाउंस को लेकर खबरों में बनी हुई है। एक्ट्रेस जहां अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन करने में बिजी है, वहीं अमीषा फिल्म रिलीज के पहले ही मुसीबत में फंसी हुई नजर आ रही है। चेक बाउंस मामले में एक्ट्रेस ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में एक्ट्रेस ने रांची के सिविल कोर्ट में खुद को सरेंडर किया है, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। इस मामले में अब एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा कहा है कि जिसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। अमीषा पटेल ने कहा कि मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला, इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूँ। मैं इसलिए चुप थी क्योंकि मैं कानून के काम में दखल नहीं देना चाहती हूँ। बुरा तो इस बात का लग रहा है कि मेरी चुप्पी का फायदा रांची के मिस्टर अजय ने उठाया है, जिन्होंने इस बात का तमाशा बना दिया और मेरी इमेज का खुद को फेमस करने के लिए इस्तेमाल किया। बता दें कि अप्रैल 2023 को अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर के खिलाफ चेक बाउंस के मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। फिल्म मेकर अजय कुमार सिंह ने एक्ट्रेस पर केस दर्ज कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो विश्व प्रसिद्ध उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पहिंद विधि करके रथ यात्रा की शुरुआत कराई, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सहपरिवार मंगला आरती की। कैसा रहा पुरी और अहमदाबाद की रथ यात्रा का उत्सव, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। विश्व प्रसिद्ध ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, लेकिन रथ यात्रा की धूम सिर्फ ओडिशा में ही नहीं बल्कि गुजरात में भी है। गुजरात के अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा आज यानी मंगलवार को निकाली गई है। बता दें, ओडिशा के पुरी के बाद देश में सबसे भव्य तरीके से रथ यात्रा का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में ही होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सपरिवार मंगला आरती में शामिल हुए। अहमदाबाद में 30 किलोमीटर की रथ यात्रा की सुरक्षा की तैयारियां पिछले करीब 1 माह से चल रही थी। 25,000 पुलिस अधिकारी व जवान इसकी सुरक्षा में तैनात है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने पहिंद विधि करके रथ यात्रा की शुरुआत करवाई। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके लोगों को बधाई दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि रथ यात्रा की सभी को बधाई। जैसे कि हम इस पवित्र अवसर को मनाते हैं, भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा हमारे जीवन को स्वास्थ्य, खुशी और आध्यात्मिक समृद्धि से भर दे। बता दें, पीएम मोदी ने हर बार की तरह इस बार भी विशेष प्रसाद भेजा है। बता दें, रथ यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस बार पुलिस ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। पूरे साल भगवान की पूजा इस मंदिर में होती है, लेकिन आषाढ़ माह में 3 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली जाती है। क्यों उड़ीसा में रथ यात्रा निकालने की क्या है वर्षों पुरानी परंपरा? क्यों साल के एक बार में जगन्नाथ करते हैं नगरचर्या? क्या है उड़ीसा और जगन्नाथ जी का कलेक्शन? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है, जिसमें शामिल होने देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। इस बार भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा निकाली गई। पूरे साल उनकी पूजा मंदिर के गर्भगृह में होती है, लेकिन आषाढ़ माह के 3 किलोमीटर की अलौकिक रथ यात्रा के जरिए इन्हें गुंडीचा मंदिर लाया जाता है। कई लोगों के मन में अक्सर सवाल होता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और इसका क्या महत्व है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो आपको बताते हैं अंदर की बात। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा जी ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई। तब जगन्नाथ और बलभद्र अपनी लाडली बहन सुभद्रा को रथ पर बिठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वे मौसी के घर गुंडीचा भी गए और वहां 7 दिन ठहरे। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। नारद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इसका जिक्र है।
मान्यताओं के मुताबिक मौसी के घर पर भाई बहन के साथ भगवान खूब पकवान खाते हैं और फिर वहां बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद उनका इलाज किया जाता है और फिर स्वस्थ होने के बाद ही लोगों को दर्शन देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जुलाई में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को देखते हुए सरकार भी एक्टिव हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस बार वेस्ट यूपी के कुछ जिलों में इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक 12 फीट ऊंची कांवड़, बाला त्रिशूल समेत कई चीजों पर रोक लगा दी गई है। यूपी में इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर सख्ती बरती जा रही है। जुलाई में शुरू होने वाली यात्रा के दौरान 12 फीट ऊंचे कांवड़, त्रिशूल, भाला और ऐसे किसी तरह का सामान रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसको लेकर पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बैठक में बताया गया कि कांवड़ यात्रा में 12 फीट से ज्यादा ऊंचे कांवड़, भाला, त्रिशूल और इसी तरह की अन्य वस्तुओं की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा अश्लील गाने न बजाए जाए और जो गाने बजाए जा रहे हैं उनकी ध्वनि नियंत्रित रहे। अधिकारियों को तीर्थयात्रियों के साथ विनम्र व्यवहार करने और महिला कांवड़ियों के लिए शौचालय और अन्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही आपराधिक तत्वों पर भी कड़ी नजर रखनी चाहिए। अधिकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर नजर रखी जाए और ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। कांवड़ यात्रा के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 5 जोन में बांटा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और चुनाव आयोग की याचिका खारिज कर दी। क्या था पूरा मामला, कैसे बंगाल सरकार को लगा झटका, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और चुनाव आयोग की याचिका खारिज कर दी है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की घटना सामने आई थी। इसके बाद सभी जिले में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हिंसा और चुनाव एक साथ नहीं कराया जा सकते। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि केंद्रीय बलों की तैनाती से आपको क्या दिक्कत है। चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बंगाल में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि वहां अभी ग्राउंड की स्थिति क्या है। इसके जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि 8 जुलाई को चुनाव होना है। साथ ही सरकार ने बताया कि 189 सेंसिटिव बूथ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से कोई दिक्कत नहीं है और उसके फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय बलों की तैनाती की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। गुजरात हाईकोर्ट ने 17 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात की मंजूरी देने से मना कर दिया है। हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से मिली एडवाइस के आधार पर पीड़िता के जो अनुरोध था उसको खारिज कर दिया। कोर्ट ने पीड़िता और बच्चे की देखरेख के लिए निर्देश भी दिए हैं। क्या था पूरा मामला, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की को गर्भपात की अनुमति देने से मना कर दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने यह फैसला मेडिकल पैनल की रिपोर्ट के आधार पर दिया है। कोर्ट ने पैनल की सलाह के बाद नाबालिग लड़की की मांग खारिज कर दी। हालांकि मामला खारिज नहीं किया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में सरकार को दिशा निर्देश देते हुए प्रोग्रेस रिपोर्ट देने को कहा है। रेप पीड़ित नाबालिग लड़की ने कोर्ट से गर्भपात की अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट के जस्टिस समीर दवे ने इस मामले की सुनवाई के दौरान मनुस्मृति बढ़ने का उल्लेख किया था। इसके बाद यह मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया था। मेडिकल पैनल की 8 जून की रिपोर्ट में प्रेगनेंसी 31 हफ्ते और 5 दिन की सामने आई थी। पैनल ने गर्भपात को मंजूरी नहीं देने की सलाह दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को रेप पीड़िता को सभी सुविधाएं देने का निर्देश किया है। हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता नाबालिग लड़की को राजकोट के नारी निकेतन में रखने को कहा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नियम के अनुसार मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। ब्यूरो। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की एक भक्त शिवरंजनी सुर्खियों में है। एमबीबीएस की स्टूडेंट शिवरंजनी मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंच चुकी है। शिवरंजनी ने मीडिया के सामने आकर कई सवालों के जवाब दिए।
छात्रा से जब पूछा गया कि बाबा बागेश्वर ने आपको बिटिया बोला तो इसके जवाब में शिवरंजनी ने क्या कहा, देखते रिपोर्ट अंदर की बात। बाबा बागेश्वर धाम आने वाले भक्तों में एक भक्त चर्चा में है। ये भक्त है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की MBBS छात्रा शिवरंजनी तिवारी। ये छात्रा गंगोत्री से बागेश्वर धाम के लिए यात्रा पर निकली है। शिवरंजनी तिवारी की बागेश्वर धाम में आस्था है। शिवरंजनी तिवारी ने 14 जून को छतरपुर में प्रवेश किया। इसके बाद रात करीब 8 बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। बाद में शिवरंजनी ने मीडिया से बात की। जब तक बाबा बागेश्वर का एकांतवास खत्म नहीं होता, उनके फिर से दरबार लगाने का इंतजार करेगी। इस सवाल के जवाब में शिवरंजनी ने कहा कि अब जब धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में नहीं है, तो मैं बाहर रुककर क्या करूंगी। जब वह आएंगे तभी तो दरबार लगेगा। अभी फिलहाल जल चढ़ाकर घर चली जाऊंगी। जब शिवरंजनी से पूछा गया कि बाबा बागेश्वर ने आपको बिटिया बोला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी। शिवरंजनी ने कहा कि मैंने कभी नहीं सुना कि धीरेन्द्र शास्त्री ने मुझे बिटिया कहकर बुलाया हो। मैं तो उन्हें प्राणनाथ मानती हूँ, मतलब अपना भगवान। बागेश्वर के साथ शादी रचाने की सुर्खियों में रहने वाली शिवरंजनी ने कहा कि अभी नहीं तो फिर कभी होंगे। मैं लगातार बागेश्वर धाम में नहीं रहूंगी। जल अर्पित करने के बाद घर चली जाऊंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। इंडिगो ने दिया एक साथ 500 प्लेन का ऑर्डर। एविएशन सेक्टर में अब तक की ये सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। यह ऑर्डर न केवल इंडिगो का सबसे बड़ा ऑर्डर है, बल्कि एयरबस के साथ ही एयरलाइंस के इतिहास में भी अब तक का सबसे बड़ा विमानी खरीदी सौदा है। आइए जानते हैं कि क्यों इंडिगो ने दिया ये ऑर्डर, क्या इस ऑर्डर की है विशेषताएं, इस ऑर्डर से इंडिगो फ्लाइट पर क्या होगी इसकी असर, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत में बीते कुछ वर्षों से एयरलाइंस कंपनियां कारोबार को लेकर संघर्ष कर रही है। इस दौरान पहले कंपनियां घाटे में आती है और फिर धीरे धीरे कारोबार समेटने को मजबूर हो जाती है। लेकिन इस बीच इंडिगो एयरलाइंस का कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में अब इंडिगो एयरलाइंस से एक बड़ी डील की है। यह रिकॉर्ड डील इंडिगो और एयरबस के बीच हुई है। इंडिगो ने 5000 एयरबस A320 विमान खरीदने का ऐलान किया है। भारतीय एयरलाइंस कंपनी द्वारा एक साथ दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा ऑर्डर है। भारतीय एविएशन मार्केट में इंडिगो बड़ा प्लेयर है और इसकी बड़ी हिस्सेदारी है। एयरलाइंस के पास अप्रैल 2023 के रिकॉर्ड के मुताबिक भारतीय विमान सेक्टर में घरेलू बाजार में यह एयरलाइंस 97% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑर्डर भारत के विकास A320 फैमिली और एयरबस के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी में इंडिगो के विश्वास की दृढ़ता से पुष्टि करता है। विमान कंपनी की ओर से डील की जानकारी देते हुए कहा गया है कि इंडिगो ने 5000 एयरबस A320